हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। सो लाइव क्लास के सभी स्टूडेंट्स कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो आपका वीडियो एक्सेसिबल है आपको। सो प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म क्विकली। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे हम आज के डिस्कशन को शुरू करेंगे। यस, डू इट क्विकली, ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो BFM के मॉड्यूल ए के चैप्टर 3 को ऊपर बेस्ड है और इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग को डिस्कस करना। ये डिस्कशन है कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉरस्पॉन्डेंट बैंकर? फ्रेंड्स, कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स जो हैं दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड दे प्रोवाइड सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब टू बैंक्स हु हैव प्रेजेंस इन होस्ट कंट्रीज। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सो दे कैन बी बैंक्स ऑल्सो। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कहाँ प्रोवाइड करते हैं? अक्रॉस द ग्लोब, यानी पूरी दुनिया के अंदर। किनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं? बैंकों को। वो बैंक जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर लोकेटेड हैं। तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स, दे आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड सर्विसेज all over the globe, and these services are provided to banks having presence in different countries. They act as facilitators or agents. तो वो किस तरह का काम करते हैं? वो काम करते हैं फैसिलिटेटर्स का। किसी भी चीज को फैसिलिटेट करना, और वी कैन से दे फंक्शन एज एजेंट्स, or we can also say they function as intermediaries, and they facilitate a host of business relationships। को कई तरह की बिजनेस रिलेशनशिप्स वो होस्ट करते हैं, यानी वो सपोर्ट करते हैं बैंकों को इन द होस्ट कंट्री। और जनरली वो क्या करते हैं? जनरली they go for routing wire transfers. Wire transfers means transfer of money by way of electronic means। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा मनी को रूट करना। कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एज एजेंट एज फैसिलिटेटर्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करना। गैदरिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ बैंक इन द होस्ट कंट्री। तो होस्ट कंट्री में जो बैंक एग्जिस्ट करते हैं उनके बिहाफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना। ये ब्रॉडर स्कोप है उनकी एक्टिविटीज़ का। डिटेल में उनकी जो एग्जैक्ट एक्टिविटीज़ हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट मेन वाइल वो फैसिलिटेटर्स और एजेंट्स या इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। एंड दीज आर द एक्टिविटीज they do: routing wire transfers, conducting business transactions, and gathering documents on behalf of bank in the host country। अगर हम इस चार्ट को देखें, let us see this chart। We have bank ABC which is located in country A। We have
a correspondent bank. We have bank XYZ, it is in country B. कंट्री ए के अंदर we have a customer called person A. कंट्री B के अंदर we have a customer called B. Now this is a correspondent bank, and this bank ABC, they have an arrangement with correspondent bank. Similarly, they have arrangement with XYZ bank also. So XYZ bank, they are having arrangement with correspondent bank. ABC bank is also having arrangement with correspondent bank, और ये डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड है, इनके कस्टमर्स भी डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड हैं. एंड दीज बैंक्स जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक कहलवाते हैं, सो दे आर बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सभी बैंकों को ऑल ओवर द ग्लोब. जैसे हमने यहाँ पे नोट किया, कंट्री बी के अंदर है ये लोकेटेड, और ये कंट्री ए के अंदर लोकेटेड है. सो कॉरस्पॉन्डेंट के बैंकिंग के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं. वो एडवांटेजेस लेटर ऑन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बट मीनवाइल आई एम श्योर बेस्ड ऑन दिस ग्राफ, जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस. बैंक्स गेट एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स and serve their international customers through correspondent banks without having to open their own branch. So इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर बैंक ABC का कंट्री A के अंदर ये कस्टमर A है और इसकी रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल लेवल ट्रांजैक्शंस के लिए है, तो देन बैंक ABC कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू इस कस्टमर की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट है वो मीट कर रहा होगा. सिमिलरली बैंक XYZ जो कंट्री बी में लोकेटेड है, वो अपने कस्टमर पर्सन बी या कस्टमर बी उसकी रिक्वायरमेंट्स को अगर कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के कंट्री में है तो उन रिक्वायरमेंट्स को इसके थ्रू मीट कर रहा होगा. सो दैट इज हाउ this banking functions. I hope broadly correspondent बैंक का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा. इन एनी केस इसके ऊपर और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. कॉरस्पॉन्डेंट banking is a relationship between two banks which have mutual accounts with each other, or one of them has account with the other. तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग को जब हम डिफाइन करते हैं तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग एक रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप किन के बीच में है? सो बैंक ए एंड कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, या बैंक बी एंड कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, and they maintain mutual accounts. इनके आपस में एक दूसरे के यहाँ अकाउंट्स हो सकते हैं, और one of them have account with the other. तो एक बैंक दूसरे बैंक के पास अकाउंट मेंटेन कर रहा हो सकता है इन ए डिफरेंट कंट्री. सो उस तरह की जो रिलेशनशिप है, सो दैट इज नोन एज कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप. It also means a relationship and servicing of banking requirements as agent. तो ये इस तरह की अरेंजमेंट है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक के लिए एज एजेंट काम कर रहा है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि इसमें अकाउंट हो. सो इट कुड बी इवन विदाउट अकाउंट रिलेशनशिप. तब हमारे सामने यहाँ पे तीन सिचुएशंस आ गई. सो वी हैव बैंक ए इन कंट्री ए, वी हैव बैंक बी इन कंट्री बी.
सो इट इज़ पॉसिबल ये दोनों बैंकों का आपस में एक दूसरे के पास बैंक अकाउंट हो। सो ए का अकाउंट बी के पास, बी का अकाउंट ए के पास। और सेकेंड सिचुएशन, ओनली बी may be maintaining account with A and A may not be maintaining account with B. और तीसरी सिचुएशन, none of them may be having account relationship, यानी तीनों ही सिचुएशन इसमें हो सकती हैं पॉसिबल कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर। Correspondent banking is a practice where a bank is able to handle business in another city or another country through local banks there, and the local bank acting as agent of the former and charging fee for the services rendered. तो जैसा हमने यहाँ पे नोट किया, तो बैंक A will be in country A, बैंक B is in country B, और इस केस में बैंक बी के लिए जो बिजनेस हैंडल करता है बैंक ए हैंडल करता है कंट्री ए के अंदर। सिमिलरली देयर कुड बी ए पोजीशन वेयर ए के लिए बी बैंक हैंडल करता है ट्रांजैक्शन को इन बैंक बी। तो अपने अपने कंट्रीज में ये दूसरे बैंकों के, ओवरसीज बैंकों के लिए ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं एज एजेंट, और उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो फी चार्ज करते हैं। सो जिस तरह की वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उस तरह की फी वो रिकवर करेंगे फ्रॉम ईच अदर। द सिस्टम एलिमिनेट्स द नीड टू हैव ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज विच इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट एंड वॉल्यूम्स टू सर्विस द ब्रांचेज। सो इस सिस्टम में बैंक बी को या बैंक ए को एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बैंक ए बैंक बी को एंगेज करके एज एजेंट कंट्री बी के अंदर सर्विसेज ले सकता है। सो इससे क्या होगा, जो हाई कॉस्ट है ब्रांचेज ओपन करने की, ब्रांचेज को मेंटेन करने की, तो वो सारी की सारी कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती है। सो फॉर ए स्मॉल कॉस्ट they can avail these services. Further, it was not possible for all international banks to obtain permission for opening of branches in several countries because of the restrictions they may be facing in respect of licensing policies adopted by some countries. So दूसरा इसमें एक बेनिफिट जो और है वो ये है कि हर एक बैंक को, लेट अस से बैंक ए इन कंट्री ए, बैंक बी इन कंट्री बी, बैंक सी इन कंट्री सी। अगर बैंक ए के ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कंट्री बी के अंदर भी है और कंट्री सी के अंदर भी है, यानी इनके कस्टमर जो हैं वो कंट्री ए के अंदर भी डील कर रहे हैं, कंट्री बी के अंदर भी उनकी ऑपरेशंस हैं, कंट्री सी के अंदर भी उनकी ऑपरेशंस हैं, तो उस केस में अगर बैंक ए ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो इसको अपनी ब्रांचेज ओपन करनी पड़ेंगी। लेकिन जब वो ब्रांच ओपन करेंगे तो वहाँ के जो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, वहाँ जो रेगुलेटर्स हैं, उनकी कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, और वो सारी रिस्ट्रिक्शंस इन बैंकों को, बैंक ए को फेस करनी पड़ेगी वाइल हैविंग ऑपरेशंस। लेकिन कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के थ्रू वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस, वो सारी की सारी परमिशंस तो बड़ी आसानी से बैंक ए अवॉइड कर सकता है, बिकॉज बैंक ए कंट्री बी के अंदर बैंक बी के थ्रू ऑपरेशंस कर सकता है और कंट्री सी के अंदर ऑपरेशंस बैंक सी के थ्रू कर सकता है, एंड सो ऑन। This system allows banks to take advantage of business opportunities in other countries without a branch network of its own and with the minimum operational cost. तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का जो ये सिस्टम है, इससे जो बैंक ए है फॉर एग्जांपल, तो वो एडवांटेज ले सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो बैंक ए को कंट्री बी के अंदर,
कंट्री सी के अंदर या कंट्री डी के अंदर अवेलेबल है, और वो भी मिनिमम ऑपरेशनल कॉस्ट पे करके और विदाउट हैविंग इट्स ओन ब्रांच नेटवर्क। तो ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का। नो, कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर रेस्पोंडेंट बैंक क्या होते हैं? तो दो तरह के बैंक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एक कॉरस्पॉन्डेंट बैंक और दूसरा रेस्पोंडेंट बैंक। हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर बैंक ए को हम रेस्पोंडेंट बैंक के तौर के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर ये सर्विसेज ले रहा है बैंक बी की या बैंक सी की। तो इस केस में बैंक बी को, बैंक सी को कॉरस्पॉन्डेंट बैंक कहा जाएगा और बैंक ए को रेस्पोंडेंट बैंक कहा जाएगा। While bank in the foreign country is a correspondent bank, for example B or C, the bank in the home country that is bank A, तो इसको हम कहेंगे रेस्पोंडेंट बैंक। यानी इसमें दो तरह के बैंक इन्वॉल्व हैं, कॉरस्पॉन्डेंट बैंक एंड रेस्पोंडेंट बैंक। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, कितना हम अंडरस्टैंड कर पाए हैं। लेट अस सी दीज क्वेश्चंस। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज कॉरस्पॉन्डेंट बैंक? कॉरस्पॉन्डेंट बैंक हम किसको कहेंगे? ए बैंक विच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स अक्रॉस द ग्लोब, बैंक विच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अदर बैंक्स विद प्रेजेंस इन द होस्ट कंट्रीज, बैंक विच प्रोवाइड्स सर्विस ओनली टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और बैंक विच प्रोवाइड सर्विस टू लोकल क्लाइंट्स इन द होस्ट कंट्री। तो देखिए इसमें बेस्ट आंसर कौन सा बनता है। सो कोशिश करिए आंसर देने की। आंसर देना केवल आंसर देना नहीं है, इसमें माइंड एप्लीकेशन इन्वॉल्व है जो आपको बेनिफिट देगी। सो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक हम किसको कहेंगे? वो बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू अदर बैंक्स, और ये अदर बैंक्स डिफरेंट कंट्री में लोकेटेड होते हैं। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट सर्विसेज डू कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स प्रोवाइड? कॉरस्पॉन्डेंट बैंक किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज, business loans, routing wire transfers and conducting business transactions, and selling insurance policies। तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सो व्हाट इज द बेस्ट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? यस, ट्राई करिए आंसर देने की। So in this case, the answer will be C. So कॉरस्पॉन्डेंट दूसरे बैंकों के लिए वायर ट्रांसफर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स रूट करते हैं और दूसरे बैंकों के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ डू बैंक्स एक्सेस फॉरेन मार्केट्स विदाउट ओपनिंग ब्रांचेस अब्रॉड? कंट्री के बाहर ब्रांचेस ओपन किए बगैर फॉरेन मार्केट्स में बैंक किस प्रकार से बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? बाय पार्टनरिंग विद लोकल बिजनेसेस, बाय इन्वेस्टिंग इन लोकल बिजनेसेस, बाय यूजिंग सर्विसेज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स, और बाय ऑब्टेनिंग फॉरेन ब्रांच लाइसेंस। सो विदाउट ओपनिंग ब्रांचेस अब्रॉड, तो इनमें से किस रूट को फॉलो करते हैं बैंक्स to access foreign markets? Question number 3. So what is the answer for question number 3? So आंसर यहाँ पे है by using correspondent banks, correspondent बैंकों के सर्विसेज को यूज करके।
व्हाट इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स फॉर बैंक्स? तो बैंकों के द्वारा कॉरस्पॉन्डेंट बैंकों को यूज करके बेनिफिट क्या होता है? एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स विदाउट ऑपरेशनल कॉस्ट, एबिलिटी टू ओपन ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज, मोर कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रॉड। सो कौन सा आंसर इसमें हमारा एप्रोप्रिएट बनता है बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से? सो आंसर हमारा इसमें ए बनता है, लेकिन ए में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे। सो विदाउट ऑपरेशनल कॉस्ट, यस ये तो करेक्ट है, लेकिन थोड़ी सी फीस दे पे करनी पड़ती है। तो इसमें जो ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट है वो लेस है इन द फॉर्म ऑफ फी। तो जो बाकी की ऑपरेशनल कॉस्ट है, स्टाफ की ऑपरेशनल कॉस्ट है, ब्रांच को मेंटेन करने की ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो उसके बगैर वो एक्सेस कर सकते हैं फॉरेन मार्केट्स को, इसीलिए आंसर हमारा ए। व्हाट इज रेस्पोंडेंट बैंक? रेस्पोंडेंट बैंक हम किसको कहेंगे? बैंक इन द फॉरेन कंट्री, बैंक विच एक्ट्स एज एजेंट फॉर द कॉरस्पोंडेंट बैंक दैट opens branch in a foreign country, और बैंक which handles personal banking services for the correspondent बैंक। तो किस बैंक को हम कहेंगे रेस्पोडेंट बैंक? सो देखिए कौन सा आंसर करेक्ट बनता है। सो रेस्पोडेंट बैंक हम कहेंगे बैंक बी को। सो बैंक विच एक्ट्स एज एजेंट फॉर कॉरस्पोंडेंट बैंक, तो जैसा हमने देखा था, तो बैंक ए कैन हैव अकाउंट विद बैंक बी in different countries and bank B can have account with bank A। तो जो बैंक ये सर्विसेज अवेल करेगा फ्रॉम द अदर बैंक, तो उसको हम कहते हैं रेस्पोंडेंट बैंक। तो इसमें जो लैंग्वेज है थोड़ी सी क्वेश्चन की, इसको उस प्रकार से अंडर करना है। सो बैंक विच अवेल्स, इसको इस प्रकार से चेंज कर दें, विच अवेल्स सर्विसेज फ्रॉम अदर बैंक एज एजेंट, जो अवेल करता है इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, विच अवेल्स सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज कॉरस्पोंडेंट बैंक अलाउ बैंक्स टू डू? जो कॉरस्पोंडेंट बैंक है वो क्या अलाउ करते हैं बैंकों को? सर्विस लोकल क्लाइंट्स इन द होस्ट कंट्री, ओपन branches in foreign countries without restrictions, access foreign markets without a branch network of their own, or eliminate need for wire transfers। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा आंसर बनता है मोस्ट अप्रोप्रिएट? Which is most appropriate? So it is a C, accessing foreign markets without branch network of their own। What are some of the services that correspondent banks provide for their clients? So correspondent बैंक अपने clients के लिए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज, conducting business transactions and gathering documents on behalf of clients, or providing credit to individuals in the host country। तो कौन सा ऑप्शन हमें लगता है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है? टाइप ऑफ सर्विसेज विच कॉरस्पोंडेंट बैंक प्रोवाइड फॉर देयर क्लाइंट्स। सो इट इज conducting business transactions and gathering documents on behalf of the clients। Why do banks use correspondent banking? बैंक correspondent banking रूट को क्यों यूज करते हैं? टू इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रॉड, टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, टू ओपन ब्रांचेज इन फॉरेन कंट्रीज, और टू ऑफर पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स इन द होस्ट कंट्री।
तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको कौन सा लगता है इस क्वेश्चन में? सो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है बी। ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बैंक कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का यूज करते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट है स्टाफ मेंटेन करना, ब्रांचेस को मेंटेन करना। सो ऑल दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नीड फॉर कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग की नीड क्यों रहती है? व्हाई देयर इज नीड फॉर कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग? नीड फॉर कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग से पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लें। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो डू इट क्विकली। तो जो भी लाइव स्टूडेंट्स हैं, लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो क्विकली कर देंगे लाइक डिसलाइक को। और जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो वो लाइक डिसलाइक कंप्लीट कर देंगे। अगर उनको सेशन यूजफुल लग रहा है तो क्विकली लाइक कर देंगे, और अगर सेशन उनको लगता है कि यूजफुल नहीं है तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड मीनवाइल मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि CIB में अगर आप केस स्टडीज़ को करेंगे तो वो आपके मार्क्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। और अगर आप केस स्टडीज़ को नहीं करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो मिनिमम मार्क्स हमने स्कोर करने हैं 50 इन द एग्ज़ाम, हो सकता है हम उतने मार्क्स स्कोर ना कर पाएँ। तो इसका जो बेस्ट मेथड है केस स्टडी को यूज़ करने का वो ये है कि पहले आप वीडियो लेसन्स की हेल्प से कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें और कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी लाने के लिए केस स्टडीज सिस्टम को यूज़ करें। तो केस स्टडीज में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है और फिर उससे आपके जो मार्क्स हैं इम्प्रूव होना शुरू कर जाते हैं। सो बहुत सारी केस स्टडीज़ और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेस में जो हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप इनको यूज़ करें और केस स्टडीज़ को किसी भी तरह से इग्नोर ना करें। तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे जिन जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे नीड फॉर कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग की। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज ऑफ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, all stakeholders across the globe are exploring opportunities abroad for maximizing wealth by taking their business to the next global level। तो जितने भी लोग बिजनेस करते हैं ऑल ओवर द ग्लोब वो तलाशते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके वो अपने वेल्थ को, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का सिस्टम है वो एक यूजफुल सिस्टम है। सो सबसे पहले ये ज़रूरत किनको पड़ती है? वो बिजनेस पर्सन्स, वो बिजनेस एंटिटीज़ जो अक्रॉस द ग्लोब बिजनेस करना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अराउंड द ग्लोब। देन सेकेंडली बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स होते हैं। सो होम कंट्रीज के नॉन रेजिडेंट्स हु आर स्टेइंग अब्रॉड। तो अगर वो के पास कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के थ्रू बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हों तो उस केस में उनके लिए फैसिलिटेशन हो जाता है ऑपरेशंस को कंडक्ट करने का। तो दूसरा बेनिफिट मिलता है NRIs को। सो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग की रिक्वायरमेंट किन के लिए बनती है? जो बिजनेस एंटिटीज हैं। और उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग की जो बेनिफिट हैं वो कौन ले सकते हैं? NRIs ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है तो इसका डिस्कशन
हम नेक्स्ट लेसन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो अभी इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो हमारे इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हो, या हमारी ऐप के अंदर अगर आपने हमारी ऐप इंस्टॉल किया हुआ है तो इस ऐप का जो मैसेज बॉक्स है तो वहाँ पे भी आप अपने मैसेज टाइप कर सकते हो एंड वी विल सूटेबली आंसर योर क्वेरीज एंड ऑल्सो हेल्प यू। तो चलिए आज का ये सेशन हम वाइंड अप करेंगे। सो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर भी। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।